लड़कियों के स्कूल में पढ़ने का अनुभव कैसा होता है? मुख्य पात्र के अलावा जहाँ तक नजर जाती है सब सुंदरियां हैं। स्कूल में 5 सुंदर और कुशल लड़कियां हैं जो स्कूल की सबसे ऊंची प्रबंधन टीम में भी हैं। अगर कोई लड़का न्यापा बनने से इनकार करता है तो उसे तुरंत जान का खतरा हो सकता है और मुख्य पात्र संयोग से इस स्कूल में स्थानांतरित हो गया है। जब वह कुछ गर्लफ्रेंड बनाने का सपना देख रहा था तभी एक सुंदर और ताकतवर व्यक्ति ने उसे डराकर बेहोश कर दिया। वह व्यक्ति बहुत हैरान था कि मुख्य पात्र सामान्य रूप में क्यों है और तभी मुख्य पात्र ने ध्यान दिया कि आसपास के लड़के लगभग इसी तरह से तैयार होते हैं। मोटे लड़के की व्याख्या के बाद उसे समझ में आया कि इस स्कूल में लड़के केवल स्त्री रूप में ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन मुख्य पात्र को लड़कियों की तरह कपड़े पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मोटे लड़के के झूठ पर ध्यान नहीं दिया और जब उसने कक्षा का दरवाजा खोला तो उसे स्पष्ट रूप से कुछ पछतावा हुआ। एक सशस्त्र लड़की को देखा जो उस पर निचरन तलवार ताने हुए थी। नायक इस अचानक हुए दृश्य से डर गया। असल में इस स्कूल में पहले लड़कियों को परेशान करने की घटनाएं बार बार होती थी। खुद की रक्षा के लिए लड़कियों ने धीरे धीरे खुद को सशस्त्र करना शुरू कर दिया, जिनमें से 5 विशेष रूप से तलवार धारण करने वाली छात्राएं बनी। उनके दबाव में लड़कों को अपनी गरिमा छोड़कर लड़कियों की तरह रहना पड़ता है। मुख्य पात्र ने सुना और सोचा कि वे बहुत अनुचित हैं, लेकिन तलवारबाजी करने वाली ओनी वालन उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखती। उसने मुख्य पात्र को 2 विकल्प दिए, या तो स्कूल छोड़ दो या समायोजन स्वीकार करो। पीछे बैठे मोटे लड़के ने कई लोगों को झुकते देखा है। उसे लगा कि मुख्य पात्र भी अपवाद नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल मुख्य पात्र ने अचानक कहा कि वह इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनेगा। क्षण भर में सभी लोग हक्का बक्का रह गए। गीवालून की तलवार उसके सिर के और करीब आ गई, लेकिन मुख्य पात्र को उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। गीवालून उसे कानून के हवाले करना ही चाहता था कि अगले ही पल मुख्य पात्र ने अचानक से घेराबंदी से बाहर छलांग लगा दी, इतनी तेजी से कि गीवालून भी उसकी हरकत को नहीं देख पाया और मुख्य पात्र एक रन छोड़कर बिना पीछे देखे छलांग लगा गया। फेस इस समय समझ गया कि जोकर वास्तव में वही है। नायक के पास बड़ी बातें कहने की हिम्मत है क्योंकि उसके पास असली ताकत है, लेकिन गीवालून भी मूर्ख नहीं है। वो जल्दी ही नायक के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ में पड़े हुए दिन का चाकू निकाला और मुख्य पात्र की टाई को सीधा किया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। अगर मुख्य पात्र ने बार बार अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हराया होता शायद वो अब तक नहीं बचता। तलवारबाजों में से एक गीवालून की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन वो भी मुख्य पात्र का कुछ नहीं कर सका। कभी हार न मानने वाले गीवालून बहुत निराश थे। मुख्य पात्र ने सोचा बचपन में जो कष्ट झेले थे उनके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। फिर उसने सामने वाले की तारीफ की कि वह दिखने में अच्छा है और कहा कि वह उसे अपने हरम में शामिल कर सकता है। इससे गीवालून पूरी तरह से नाराज हो गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली श्वास तकनीक का उपयोग करके विरोधी को हराने का निर्णय लिया। श्वास को नियंत्रित करके वह बेहतर और अधिक ताकत से तलवार चला सकेगा और अन्य लोग भी इस लड़ाई को देख रहे थे। गीवालून ने कभी नहीं सोचा था कि श्वास तकनीक का उपयोग करने के बाद भी उसका हमला आसानी से नायक द्वारा रोका जा सकेगा। इस समय उसे भी एहसास हुआ कि मुख्य पात्र कुछ खास है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर बार घातक था, यहाँ तक कि इस हमले से वह लगभग घायल हो गया। जब देखा कि सामने वाला रुकने का नाम नहीं ले रहा तो मुख्य पात्र ने पलटवार करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी आर्थिक स्वतंत्रता ने चतुराई से बचा लिया। ये मुख्य पात्र को कुछ गलत होने का एहसास हुआ और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता गीवालन की अगवा ने आखिरकार उसके चेहरे पर चोट कर दी। असल में उसने तलवार चलाते समय हमले की दूरी बढ़ा दी थी। ये देखकर मुख्य पात्र न केवल नाराज नहीं हुआ बल्कि उसमें थोड़ी उत्तेजना भी थी। जबकि गीवालून उलझन में था, उसने अपनी जेब से एक जोड़ी दस्ताने निकाले। इस बार की लड़ाई में आखिरकार नायक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दोनों की लड़ाई बढ़ी बाकी के तलवारबाजों ने भी गीवालून की ताकत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और नायक पर हमला होते समय उसका पैर अचानक फिसल गया। गीवालून ने इस मौके को देखा और सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर वह सामने वाले को हरा देगा। उसने देखा कि वह हर सेकंड 2 बार वार कर रहा है, जबकि मुख्य पात्र उसके सांस लेने के पल का इंतजार कर रहा था। गीवालून भी जानता था कि वही उसका एकमात्र मौका है, इसलिए उसके हाथ की गति और तेज हो गई। अंत में मुख्य पात्र इसे सहन नहीं कर सका। गीवालून ने सोचा कि यह एक कमजोरी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुख्य पात्र केवल नाटक कर रहा था। उसके सांस बदलने के क्षण में नायक ने नरमाई से उसके शरीर को छुआ और गीवालून ने सोचा कि उसके पास ताकत नहीं है, इसलिए वह हमला जारी रखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन नायक ने उसे याद दिलाया कि बंदूक तो तलवार से तेज होती है। विरोधी ने इसे नजरअंदाज किया और हमला जारी रखा। तभी नायक ने गहरी सांस ली और पूरे शरीर की ताकत हाथों में उमड़ पड़ी। इस प्रहार की ताकत ने गीवालून को पूरी तरह से दबा दिया। मुख्य पात्र ने विरोध करने की उसकी सोच को भी खत्म कर दिया, फिर मजाक में उसे चिढ़ाने लगा। जब गीवालून को काबू में किया गया तो अचानक एक लड़की मुख्य पात्र के पीछे से कूद पड़ी। उसने एक डंडा मारा जिससे मुख्य पात्र संयोग से गीवालून को चूम लिया। वाह, इस अद्भुत सहायता से मुख्य पात्र बहुत खुश हो गया। जब दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे तब उन्होंने देखा कि गीवालून कांपते हुए चाकू उठा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला चुम्बन इस तरह अजीब तरीके से चला जाएगा। गीवालून तुरंत शर्म और गुस्से से भर गया और शीजीगोंग के दिल में अचानक बुखार चढ़ गया। उसने कभी हार नहीं मानी थी और जैसे ही उसे नंजू का चेहरा याद आया वह उसके छोटे भाई को सजा देना चाहता था। लेकिन हमेशा से मजबूत रहे गीवालून毕竟第一次被捕到，接吻的红干更是让其回味无穷。गीवालून越像越害羞，让他最不能接受的是男主亲了自己竟然没反应。再怎么说她也是个黄花大闺女。अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने दीवार पर लटकी हुई निचली तलवार उठा ली और दरवाजे के बाहर चौकस होकर देखने लगी। लेकिन कौन जानता था कि हमला पीछे से होगा। नायक ने ओनिवारन को तलवार खींचने से रोक दिया और उसके माथे से माथा लगाकर उसका तापमान मापा, जिससे ओनिवारन का तापमान अचानक बढ़ गया, जबकि नायक सिर्फ उसकी तबीयत पूछने आया था। आधे चेहरे को दिखा दी लड़की को देखकर नायक ने उसकी तारीफ की कि वह ठीक ठाक दिखती है। उसे चूमना भी बुरा नहीं था। गीवालून ने ये सुनकर अनायास ही खुशी महसूस की। नायक ने सुझाव दिया कि वह इतनी प्यारी है, वो अपना मुखौटा हटा सकती है और गीवालून ने कहा कि मुखौटे के नीचे कुछ भयानक चीज सील की गई है। इसके बाद नायक ने आखिरकार अपने इस यात्रा के उद्देश्य को उजागर किया। असल में वह स्कूल से बाहर जाना चाहता था, लेकिन स्कूल के गेट से बाहर जाने के लिए सभी से अनुमति लेनी होती है और पास में मुखिया गीवालून के पास है। जब उसने देने से मना कर दिया तो नायक ने सुंदरता का सहारा लेने का फैसला किया। वह गीवालून के चेहरे को टकटकी लगाकर देखने लगा और कहा कि वह उसके साथ स्कूल के बाहर घूमना चाहता है। इस बात ने उसे बेहद शर्मिंदा कर दिया। अगले ही पल उसने स्कूल से बाहर जाने का पास निकाल लिया। किसे पता था कि मुख्य पात्र ने मजाक में शेख कृतज्ञता के साथ इसने सीधे भूतवालिन को भ्रमित कर दिया। जब भूतवालिन लगभग बेहोश होने वाला था तो नायक ने उसे पकड़ लिया और एक गलती भी करनी पड़ी। इसलिए जब लोग दवा लाने आए तो उन्होंने नायक की एक गलत मंशा वाली स्थिति देखी। दादी ने नायक को हॉस्टल से बाहर तक पीछा किया, लेकिन रास्ते में सुनहरे बालों वाली लड़की ने रोक लिया। दरअसल सुनहरे बालों वाली लड़की 5 तलवारों में से एक मैरी की बहन है। भैया और पीछा करने आई दादी, दोनों 5 तलवारों के उम्मीदवार हैं। दोनों ही लड़के को पकड़ना चाहती हैं ताकि उनकी बहन की प्रतिष्ठा 5 तलवारों में बढ़ सके। न लड़का मूल रूप से छोटे बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन दोनों उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। मजबूरी में उसे दस्ताने निकालने पड़े। दादी वाकई में 5 तलवारों के प्रमुख गीवालून की बहन है। भले ही उनके पास रील उंडाव नहीं है, उनकी अनोखी हमले की शैली ने भी नायक को काफी नुकसान पहुंचाया और उनकी रक्षा की शैली भी गीवालून की तरह ही कठिन है। अचानक एक कोड़ा नायक पर पड़ा। असल में यह सुनहरे बालों वाली लड़की थी जो बगल से हमला कर रही थी। हाथ पर चोट लगी और आखिरकार नायक को गंभीर बना दिया।
ये लड़ाई स्कूल के अनुशासन से जुड़ी है। अगर नायक को एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो बाकी पुरुषों को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, न केवल 5 तलवारों में से एक मैरी इस लड़ाई को देख रही थी, बल्कि स्कूल की सबसे रहस्यमय महिला सम्राज्ञी भी इस लड़ाई पर ध्यान दे रही थी। सुनहरे बालों वाली लड़की पागलपन से चाबुक चला रही थी, जबकि दादी ने मुख्य पात्र के पीछे से हमला किया, लेकिन मुख्य पात्र ने आसानी से उनकी चाल को भांप लिया। फिर भी उनके संयुक्त हमले ने मुख्य पात्र को कोई रास्ता नहीं छोड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नायक पलटवार करेगा। उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। अगले ही पल नायक की आवाज गायब हो गई। जब उसे होश आया तब तक वह दादी के शरीर को छू चुका था। अचानक नायक की सारी ताकत उसके हाथों में आ गई। इस चाल से वह दूर तक उछल गया। नायक ने असहाय पड़े दोनों व्यक्तियों की ओर चालाकी से चलते हुए कदम बढ़ाए। दादी को तुरंत पहले की वालुन बेशिन की यादें याद आ गईं और वह अब और नहीं रोक पाई और जोर जोर से रोने लगी। नायक असमंजस में दोनों को देख रहा था और जैसे ही उसने उन दोनों पर हमला किया, 5 तलवारों में से एक मैरी ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। शाम को नायक अभी भी निराश था, पास नहीं मिला, लेकिन अगले ही पल यह वस्तु उसके सामने प्रकट हो गई। चीज लेने के बाद मुख्य पात्र ने धन्यवाद कहा और इस समय गायवालून को यह नहीं पता था कि उसकी बहन को मुख्य पात्र ने परेशान किया था। जब कक्षा के लड़के ने उसे बताया तो वह गुस्से में आगाबूला हो गया और नतीजतन बेहोश हो गया। अगले दिन जैसे ही मुख्य पात्र ने कक्षा का दरवाजा खोला, एक परिचित दृश्य सामने आया, मानो कल का गीवालून के साथ दोस्ताना व्यवहार कभी हुआ ही नहीं। मूल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5 तलवारों के प्रमुख के रूप में गीवालून को नायक को जबरन समाहित करना होगा। उसी हॉस्टल के मोटे लड़के को मुख्य पात्र की स्थिति की बहुत चिंता थी। उसने न केवल 5 तलवारों के प्रमुख गीवालून को नाराज किया, बल्कि 5 तलवारों में से एक मैरी को भी गुस्सा दिला दिया, लेकिन मुख्य पात्र ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन सुबह ही उसे गीवालून ने दरवाजे पर रोक लिया, लेकिन मुख्य पात्र के उसे चूमने के बाद उसकी दुश्मनी काफी कम हो गई और आवश्यक जबरदस्ती हिंसक सुधार भी जीवन शैली की जांच के कमजोर प्रबंधन में बदल गया। जब दोनों इश्कबाजी कर रहे थे, 5 तलवारों में से एक मैरी ने अचानक उन्हें रोक दिया। उसने लड़कियों के हॉस्टल में पिछले हंगामे और अपनी बहन को परेशान करने का दोष सब कुछ उस पर मढ़ दिया। लड़के को यह उम्मीद नहीं थी कि पास में खड़ा गीवालून न केवल उसकी तरफदारी करेगा, बल्कि यह भी कहेगा कि वह आगे से उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस बात करते समय उसके गालों पर थोड़ी सी शर्मिंदगी थी। गुस्से में मैरी को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वो 5 तलवारों का प्रमुख है या नहीं। उसने तुरंत ताना मारा कि जब से उसे नायक ने चूमा है, उसका रुख काफी अजीब हो गया है। हालांकि होने वाले ने जुबान से विरोध किया, लेकिन फिर मुड़कर नायक को पहले जाने दिया और कहा कि उसे इस अनुशासनहीन व्यक्ति से बात करनी है। मुख्य पात्र स्वाभाविक रूप से इस पर बहुत खुश था। दोनों ने बिना किसी सहमति के अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और मैरी ने अपनी बहन को मुख्य पात्र को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया, जबकि वह तुरंत वहां पहुंचने वाला था। कम आके गए गीवालून ने तुरंत मैरी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। दूसरी ओर सुनहरे बालों वाली लड़की ने पहले ही मुख्य पात्र को पकड़ लिया था। मुख्य पात्र ने सोचा कि हार मानना ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने लड़की की चाबुक पकड़ ली और जल्दी ही उसे गिरा दिया। इसी समय मैरी ने वास्तव में गीवालून को हरा दिया। असल में उसकी पहले की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सका। जब मैरी ने नायक को पकड़ा तो उसने देखा कि वह बिना दोहरी थैली के सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और उसकी बहन एक तरफ गिरी पड़ी थी। इस समय उसने फैसला किया कि वह नायक के छोटे भाई को कानून के हवाले कर देगी। मैरी के पागल हमले का सामना करते हुए नायक को मुश्किल से बचना पड़ा, लेकिन अनजाने में उसे चोट लग गई और नायक द्वारा हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लेड प्रतिरोधी दस्ताने भी उसके सामने बेअसर हो गए। असल में काटने के हमलों के खिलाफ सुरक्षा के लिए दस्ताने बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन उत्तेजना के सामने वे जैसे कुछ भी नहीं होते। ये पश्चिमी तलवारबाजी वास्तव में नायक का दुश्मन है। मैरी ने अपनी कमर और घुटनों के समन्वय से अपनी ताकत का उपयोग किया, जिससे उसके हमले और भी दूर और तेज हो गए। अचानक नायक की गर्दन के पीछे फिर से चोट लगी और उसने नायक को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि ये चोटें जानलेवा नहीं है, लेकिन लगातार होते रहने से अंततः बुरा हाल हो जाएगा। मैरी के लगातार हमलों का सामना करते हुए नायक को बस बचने और बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन यह सब बेकार साबित हो रहा था। मैरी चाहती थी कि वह इसी तरह नायक को परेशान करती रहे ताकि वह खुद ही उसके सामने झुक जाए। और होश में आए गीवालून अभी भी हर जगह नानजू के निशान खोज रहे थे, लेकिन वह लंगड़ाते हुए गलत दिशा में चले गए। जैसे जैसे नानजू के घायल होने की संख्या बढ़ती गई, माली की बढ़त भी बढ़ती गई, लेकिन हाथ में कोई हथियार न होने के कारण नानजू बिल्कुल भी माली के पास नहीं जा सका, केवल उसे थकाने के लिए छोड़ दिया। अपनी सीमा के करीब नानजू ने फैसला किया कि वह सब कुछ दांव पर लगा देगा। वह अचानक तेजी से माली की ओर बढ़ा। विपक्ष खुशी से देख रहा था कि नायक इस तरह से मौत के मुंह में जा रहा है। नतीजतन तेज तलवार की धार ने उसके पेट को भेद दिया, लेकिन मैरी को जो महसूस हुआ वह कुछ अलग था। असल में नायक ने अपने कपड़ों के अंदर एक कॉमिक बुक छुपा रखी थी। जब मैरी को यह एहसास हुआ तो उसने दूरी बनाने की कोशिश की। उसे लगा कि इस दूरी से नायक बिना हथियार के उसे नहीं मार सकता। किसे पता था कि नायक ने कॉमिक्स को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। एक ही सांस में उसने पहले ही मैरी के शरीर को छू लिया था। नायक ने गहरी सांस ली और उसकी पूरी ताकत अचानक हथेली में समा गई। विस्फोटक शक्ति शिनरा टेंसेई के बराबर थी। इस चाल ने भी मैरी को पूरी तरह से हरा दिया। मैरी ने सोचा कि नायक से हारने पर वह भी गीवालून की तरह अपमानित होगी, इसलिए वह मरना पसंद करेगी, लेकिन उसे सफल नहीं होने देगी। कौन जानता था कि नायक ने उसे देखा ही नहीं, वो केवल अपनी कॉमिक्स की परवाह कर रहा था। असल में उसकी जित हार की भावनाओं से केवल गीवालून पर हमला करने की अनुमति नहीं देती थी।